हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स। दोस्तों चैप्टर नया स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर 5वां है दोस्तों ये, चुंबकत्व एवं द्रव्य यानी मैग्नेटिव एंड मैटर्स। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। चैप्टर नंबर है ये दोस्तों एनसीईआरटी बुक का, चैप्टर नंबर है 5। तो देख लेते हैं चैप्टर नंबर 5। दोस्तों एनसीईआरटी बुक हम लोग कवर कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी बुक में ये चैप्टर 5वां दिया गया है दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों। चैप्टर का नाम है चुंबकत्व, चुंबकत्व एवं द्रव्य। दोस्तों चैप्टर का नाम डाल दिया चुंबकत्व एवं द्रव्य। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं पार्ट की स्टार्टिंग कहाँ से होती है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि चुंबक क्या होता है। तो हेडिंग डाल देंगे यहाँ पर चुंबक। अब आइए दोस्तों चुंबक के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, पहले समझ लेते हैं दोस्तों। चुंबक क्या है दोस्तों, यह लोहे से बनी हुई या दूसरे चुंबकीय वस्तुओं को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। अब जब कोई लोहे की वस्तु होगी तो यह सदैव आकर्षित होगा। यदि कोई अन्य चुंबक होगा तो इसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होगा। दोस्तों यदि समान ध्रुव होंगे तो वो सदैव प्रतिकर्षी करेंगे, और यदि असमान ध्रुव होंगे तो वो सदैव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दोस्तों सबसे पहले चुंबक की खोज कहाँ हुई थी, तो ये पहले देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले चुंबक की खोज कहाँ पे हुई थी, मैग्नीशिया टापू पे हुई थी दोस्तों। कहाँ पे खोज हुई थी, मैग्नीशिया। एक टापू था जिसका नाम था मैग्नीशिया। मैग्नीशिया नाम का एक टापू था दोस्तों, उस टापू पर खोज हुई थी। और खोजकर्ता कौन थे, सबसे पहले किसने खोज की थी, तो देख लेते हैं। खोजकर्ता थे दोस्तों मैग्नेस नाम के एक चरवाहे थे। कौन थे, मैग्नेस नाम के एक चरवाहे थे। ये क्या करते थे दोस्तों, मवेशी चराते थे। क्या करते थे, मवेशी चराते थे। तो ये दोस्तों चराते चराते कहाँ पहुंच गए, एक दिन मैग्नीशिया टापू पर पहुंच गए। तो उन्होंने दोस्तों जूते पहन रखे थे, जो जूतों में नीचे तरों में दोस्तों ने कीली लगवा रखी थी। तो जैसे ही उस टापू पर ये पहुंचते हैं तो चुंबक दोस्तों क्या करता है, लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो जो जूते में कीले लगी थी उन्हें उन्होंने चुंबक ने अपनी ओर आकर्षित किया। तो इन्हें ऐसा लगा दोस्तों कि जैसे इनके पैरों को कोई पकड़ कर नीचे की ओर खींच रहा है। तो दोस्तों जब ये आए और अपने गाँव में मोहल्ले में सभी लोगों को बताया, तो उसके बाद दोस्तों कई विद्वानों ने इस पर रिसर्च किया। और उसके बाद दोस्तों सर्वप्रथम चीन ने इस चीज़ के बारे में खोजा कि चुंबक जो है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक चुंबक। एक क्या होता है दोस्तों, एक होता है प्राकृतिक चुंबक, और दूसरा होता है दोस्तों कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक। इस तरीके से दोस्तों, इस तरीके से चुंबक की खोज की गई। और दोस्तों चुंबक की खोज के बारे में आइए देख लेते हैं। तो चुंबकीय छड़, दोस्तों हम लोग देख लेते हैं चुंबकीय छड़ क्या होती है। तो इस तरीके से एक चुंबकीय छड़ बनी होती है। चुंबक को कितने भी सूक्ष्म टुकड़ों में दोस्तों बांटा जाए, वो सदैव दो ध्रुव में ही टूटता है, जिसका एक ध्रुव उत्तरी और दूसरा ध्रुव दक्षिणी होता है। दोस्तों चुंबकीय छड़ की एक और खासियत होती है दोस्तों, इसकी क्वालिटी होती है। क्या क्वालिटी होती है कि इसके उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव की ओर गमन करती हैं। तो इस तरीके से चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं, इस तरीके से। तो इस तरीके से यहाँ से दोस्तों बहुत सारी चुंबकीय बल रेखाएं इस तरीके से निकलती रहती हैं और इस दक्षिणी ध्रुव की ओर आती रहती हैं। इस तरीके से दोस्तों, तो ये एक चुंबकीय छड़ है। दोस्तों इसकी क्या क्वालिटी होती है चुंबकीय छड़ की, यदि इसे स्वतंत्र अवस्था में लटका दिया जाए तो इसका एक सिरा उत्तरी ध्रुव और दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव होता है। दोस्तों इसकी दूसरी क्वालिटी देख लेते हैं। दूसरी क्या होती है कि जो भी चुंबकीय छड़ होती है, चुंबकीय बल रेखाएं उसके उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव की ओर गमन करती हैं, लेकिन चुंबकीय छड़ के अंदर इनकी दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है, यानी इस तरीके से होती है। और चुंबक के बाहर ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर चलती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। दोस्तों ये क्या होती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं काल्पनिक बल रेखाएं होती हैं, क्योंकि इन्हें हम आसानी से अपनी आंखों के द्वारा देख नहीं सकते हैं, केवल रिसर्च कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और प्रयोगशाला में इन चीज़ों को सिद्ध कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं समान ध्रुव किस तरीके से प्रतिकर्षित करते हैं और असमान ध्रुव किस तरीके से आकर्षित करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं, यदि दो समान ध्रुव इस तरीके से बना लिए जाए, एक ये N है और ये S है। अब इसके पास में एक दूसरा
ये S है और ये N है, एक ये चुंबक लेकर आए दोस्तों। तो जैसे इनको पास में लाएंगे, जब तक इनके दोनों के बीच की दूरी अधिक है, जैसे इनके दोनों के बीच की दूरी सीमित हो जाएगी दोस्तों, यहाँ से आने वाली चुंबकीय बल रेखा, यहाँ से आने वाली चुंबकीय बल रेखाएं जैसे टकराएंगी तो इनके बीच में कैसा हो जाएगा, प्रतिकर्षण होने लगेगा। क्या होने लगेगा दोस्तों, प्रतिकर्षण। तो इनके मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करने लगता है। इसी तरीके से ये दूसरी चुंबकीय क्षण ले लेते हैं और उसका उत्तरी ध्रुव लेकर आते हैं। यहाँ पर लेकर आते हैं दोस्तों, जैसे इनकी दोनों के बीच की दूरी जो है वो एक निश्चित दिशा में आ जाएगी, तो उत्तरी ध्रुव से निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाएं और इस उत्तरी ध्रुव से निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाएं जैसे ही दोनों आपस में टकराएंगी, दोनों के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा, दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। अब दोस्तों अगली कंडीशन देख लेते हैं कि यदि असमान ध्रुव लेकर आए, यानी एक ये चुंबकीय क्षण है, इसके पास एक दूसरी चुंबकीय क्षण लेकर आते हैं, ये इसका S सिरा है और ये इसका N सिरा है। तो जैसे ही पास लेकर आएंगे दोस्तों, तो एक कंडीशन आएगी, जैसे इनके दोनों के बीच की निश्चित दूरी से अधिक दूरी आ जाएगी, तो इससे निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाएं दोस्तों जब यहाँ ऊपर की ओर जा रही थी और इसमें आने वाली चुंबकीय बल रेखाएं ऊपर से आ रही थी, जब इनके दोनों के बीच की दिशा निश्चित हो जाएगी, तो इससे निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाएं डायरेक्ट जाकर इससे S से मिल जाएंगी, यानी उत्तरी ध्रुव से निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाएं डायरेक्ट दक्षिणी ध्रुव में समाहित हो जाएंगी। तो दोनों के बीच में कैसा हो जाएगा, आकर्षण लग जाएगा। तो कैसा बल कार्य करने लगेगा, आकर्षण बल। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग ने समझ लिया कि समान ध्रुव क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और असमान ध्रुव क्या करते हैं, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने समझ लिया कि चुंबक क्या होता है। चुंबक को कितना भी सूक्ष्म तोड़ा जाए, कितना भी छोटा तोड़ा जाए दोस्तों, चुंबक सदैव दो ध्रुवी ही टूटता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका पहला पॉइंट, यानी पहला इसका डेरिवेशन देख लेते हैं किस तरीके से, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। जैसा दोस्तों हम लोगों ने विद्युत वाले चैप्टर में किया था कूलाम का नियम, तो डायरेक्ट इसमें भी कूलाम ने क्या, चुंबक के लिए अपना एक नियम दिया। उसमें क्या था, कूलाम ने आवेश के लिए नियम दिया था, और इसमें क्या है, चुंबकीय बल के लिए कूलाम का नियम है। तो आइए देख लेते हैं, हेडिंग है दोस्तों चुंबकीय बल का कूलाम नियम। क्या लिखेंगे हेडिंग में, चुंबकीय बल का कूलाम नियम। कूलाम नियम। तो ये दोस्तों देख लेते हैं चुंबकीय बल का कूलाम नियम क्या है और ये क्या कह रहा है। दोस्तों एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, जैसा हम लोगों ने विद्युत में पढ़ा था आवेश के लिए, उसमें क्या था, दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल, उनके बीच की जो दोस्तों क्या होते थे, दोनों आवेश होते थे उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता था। तो आइए दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं, दो चुंबकीय ध्रुव बना लेते हैं इस तरीके से जैसे उसमें बनाया था। आइए पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं दोस्तों, उसके बाद में बनाएंगे। तो लिखेंगे क्या, कूलाम के अनुसार, कूलाम के अनुसार, कूलाम के अनुसार दो चुंबकीय ध्रुवों, कूलाम के अनुसार दो चुंबकीय ध्रुवों, दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच, ध्रुवों के बीच बीच बल, ध्रुवों के बीच बल सदैव उनकी शक्ति के, सदैव उनकी शक्ति के, उनकी शक्ति के अनुक्रमानुपाती, उनकी शक्ति के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी के, तथा अनुक्रमानुपाती तथा केंद्रों के बीच की, केंद्रों के बीच की दूरी के, दूरी के वर्ग के, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोस्तों ये है नियम कूलाम का। अब आइए देख लेते हैं इसका डेरिवेशन समझ लेते हैं किस तरीके से। तो मान लेते हैं दोस्तों कि एक ये जो है यह एक चुंबकीय वस्तु है और ये दोस्तों दूसरी चुंबकीय वस्तु है। अब इनमें देख लेते हैं इनका जो है चुंबकीय बल क्या है। पहले वाले के लिए मान लेते हैं कि इसमें M1 है तो लिख लेंगे M1। दूसरे वाले के लिए दोस्तों मान लेंगे कि इसके पास में M2 है ध्रुव। अब इनके केंद्र से इनके जो केंद्र के बीच में है दोस्तों तो ये लगने वाली दूरी है R। तो केंद्र से नापा जाता है इस वजह से केंद्र से इसकी दूरी R रखेंगे। अब कह रहा कि लगने वाला जो बल है F वो अनुक्रमानुपाती है फ्रेंड्स किसके, यानी दोनों के गुणनफल के, यानी M1 इंटू M2। तो इसके अनुक्रमानुपाती है और इसे मान लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब अगला स्टेप दोस्तों कह रहा है कि ये लगने वाला बल है इनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो व्युत्क्रमानुपाती का भी चिन्ह तो वही से बनाया जाता है, बस व्युत्क्रमानुपाती में चीज़ें अपान में रख दी जाती हैं तो 1/r²। और ये बना लेते हैं इक्वेशन नंबर दूसरा। अब आइए देख लेते हैं समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से अब दोनों दोस्तों समीकरणों को क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो क्या आ जाएगा, F M1 इंटू M2 इंटू 1/r²। मिला दें फ्रेंड्स क्या आ जाएगा, M1 M2 और अपॉन में r², ये आ जाएगा। अब दोस्तों क्या करते हैं, फिजिक्स का ये नियम होता है कि यदि ये चिन्ह हटाएंगे तो कोई ना कोई नियतांक रखेंगे। तो आइए यहाँ पर एक नियतांक रख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, F बराबर K M1 इंटू M2 और अपॉन में आ जाएगा r²। अब यहाँ पर इसे बंद कर देते हैं इस तरीके से और लिख लेते हैं जहाँ K एक नियतांक है, जहाँ K एक नियतांक है, इसका मान CGS पद्धति में इसका मान CGS पद्धति में 1 होता है, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं CGS पद्धति में जब इसका मान 1 होता है तो कितना आ जाएगा। जब यहाँ पर K की जगह 1 रख देंगे तो फार्मूला क्या आ जाएगा दोस्तों, निकल कर आ जाएगा F इक्वल टू M1 इंटू M2 और अपॉन में r²। तो दोस्तों यदि CGS पद्धति में निकालेंगे तो CGS पद्धति में तो इसका ये मान आ जाएगा निकल कर। ये किस पद्धति में दोस्तों, ये है CGS पद्धति में। यहाँ लिख देते हैं CGS पद्धति में। लेकिन दोस्तों हमें गणना किस में करनी होती है, गणना हम लोग करते हैं SI पद्धति में या MKS पद्धति में। तो हमें किस में निकालना होगा दोस्तों, हम लोग निकालेंगे SI पद्धति में भाई, क्योंकि हमें गणना SI पद्धति में करनी होती है। तो क्या लिखेंगे, फिर से यही वाला फार्मूला लिखेंगे, F बराबर K इक्वल टू M1, यहाँ पर दोस्तों इक्वल टू है M1 M2 और अपॉन में r²। अब लिखेंगे जहाँ K बराबर μ0/4 दिया गया है और इसका मान क्या होता है दोस्तों, इसका मान होता है 10⁻⁷ न्यूटन मीटर वेबर प्रति एम्पियर मीटर भी लिख सकते हैं। क्या आ जाएगा, वेबर प्रति एम्पियर मीटर, ये आ जाएगा दोस्तों। और ये कौन सी पद्धति में है, ये दोस्तों दिया गया है SI पद्धति का मान। तो क्या लिखेंगे, SI पद्धति में। और दोस्तों यही मान हमें ज़रूरत होती है क्योंकि हम सभी मान किस में रखते हैं, SI पद्धति में रखते हैं। तो क्या आ जाएगा, ओवरऑल यहाँ पर निकल कर आ जाएगा F इक्वल टू μ0/4 इंटू M1 इंटू M2 और अपॉन में r²। अब इसे बंद कर देंगे दोस्तों इस तरीके से, ये एक फार्मूला प्राप्त हो जाएगा। और इसी फार्मूले के द्वारा हम लोग जो भी आगे डेरिवेशन होंगे उन डेरिवेशंस को सॉल्व करेंगे। अब लिखेंगे जहाँ दोस्तों न्यू नॉट दिया गया है तो अब हमें इस न्यू नॉट का मान रखना है कि न्यू नॉट क्या दी गई दोस्तों, तो ये स्वतंत्र स्थान की परम्परागम्यता है। क्या है दोस्तों, ये स्वतंत्र स्थान की
परम परागम्यता है। क्या है दोस्तों? परम परागम्यता है। जहां म्यू नॉट क्या है? स्वतंत्र स्थान की परम परागम्यता मानी जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से चुंबकीय बल के लिए कूलाम का नियम ये होता है दोस्तों। कूलाम का नियम और आवेश का नियम दोनों सेम है, उसमें बस Q1 Q2 होता था, इसमें बस M1 M2 है। यानी जो चुंबक है वो जो शक्तिशाली चुंबकों के जो ध्रुव है उनकी जो शक्ति है उन पर जो बल है M, वो दोस्तों इसमें करना, उसमें आवेश गुणा करते थे, इसमें जो M है M1 M2 गुणा करते हैं। तो दोस्तों दोनों नियम एक जैसे हैं, एक ही समान है। अब आइए देख लेते हैं अगला टॉपिक। आइए दोस्तों देख लेते हैं अब कौन सा डेरिवेशन हमें करना है। तो दोस्तों करना है चुंबकीय क्षेत्र में रखे चुंबकीय क्षेत्र में रखे चुंबकीय क्षेत्र में रखे क्षण चुंबक पर क्षण चुंबक पर लगने वाला बल आघूर्ण तो आइए दोस्तों देख लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र में रखे क्षण चुंबक पर किस तरीके से बल आघूर्ण कार्य करता है। तो आइए सबसे पहले एक चुंबकीय क्षेत्र बना लेते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से एक चुंबकीय क्षेत्र डेवलप कर लेते हैं। यहाँ पर ऐसे समझेंगे कि ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, इस तरीके से। ये दोस्तों इस यहाँ पर जो है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दी गई है इस ओर। तो ऐसे एक चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर लिखेंगे ये जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है तो ये क्या लिखेंगे? MB, इस तरीके से। और ये इधर की ओर है, इस साइड वाला है दोस्तों, तो ये इधर की ओर आ जाएगा। आइए यहाँ पर अब एक क्षण चुंबक रख देते हैं। इसी चुंबकीय क्षेत्र में क्या करते हैं? एक क्षण चुंबक को स्थापित कर देते हैं दोस्तों। क्षण चुंबक को रख देंगे इस तरीके से। यहाँ पर एक क्षण चुंबक को बना देंगे इस तरीके से दोस्तों। ये एक क्षण चुंबक बन जाएगी, जिसका एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये दिया गया दोस्तों। एक सिरा N है और दूसरा सिरा S है। तो ये वाला सिरा N है यानी इसका उत्तरी ध्रुव है, और ये सिरा इसका दक्षिणी ध्रुव है। तो यहाँ पर S लिख देंगे, दक्षिणी ध्रुव है, इस तरीके से। तो दोस्तों इसमें जब इसके बीच की दूरी नापते हैं, जब चुंबकीय आघूर्ण निकालते हैं, जैसे उसमें बल आघूर्ण निकालते थे तो उसमें क्या चुंबकीय आघूर्ण निकालते थे तो बीच में A मान लेते थे। यहाँ की दूरी L है और यहाँ की दूरी L है। तो जो ये पूरा दोस्तों है, क्योंकि एक यहाँ ध्रुव दिया गया है, एक यहाँ ध्रुव दिया गया है, तो इसकी संपूर्ण लंबाई कितनी हो जाएगी? इसकी संपूर्ण लंबाई हो जाएगी 2L के बराबर। संपूर्ण लंबाई कितनी होगी दोस्तों? 2L के बराबर। तो इस तरीके से इसकी संपूर्ण लंबाई निकाल लेंगे, 2L है दोस्तों। अब यहाँ पर इस तरीके से ये बल कार्य कर रहा है, इस तरीके से ये, तो ये आगे की ओर है चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ आगे की ओर कर देंगे। अब यहाँ देख लेते हैं यहाँ पर जो एक बल कार्य करेगा MB। अब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरीके से डिनोट करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से एक लंब डाल देते हैं। ऐसे मिला देते हैं, लंब डाल देते हैं दोस्तों। और इस वाले बिंदु को K मान लेते हैं कि ये K है, और यहाँ पर एक एंगल रख लेते हैं कि ये जो दिया गया है ये थीटा एंगल के बराबर है। ये भी दोस्तों क्या है? थीटा एंगल है। यानी यहाँ से दोनों क्या है? चुंबकीय क्षेत्र के परितः थीटा एंगल बना रहे हैं, यानी साइन थीटा कोण बना रहे हैं। अब आइए देख लेते हैं किस तरीके से इसका डेरिवेशन बनाएंगे। तो क्या लिखेंगे दोस्तों? माना क्षण चुंबक, यहाँ से चालू करेंगे। ये दोस्तों क्षण चुंबक है, बस इसी के द्वारा सारी चीजें बनाएंगे, बस आप लोग समझते रहिएगा। माना क्षण चुंबक। अब दोस्तों क्षण चुंबक क्या दिया गया है? N व S दिया गया है। तो क्षण चुंबक NS की लंबाई क्षण चुंबक NS की लंबाई 2L कितनी है दोस्तों? 2L तथा ध्रुव शक्ति क्या दी गई है? M दी गई दोस्तों। तथा ध्रुव शक्ति क्या है? स्मॉल वाला M है, तो ध्रुव शक्ति M लिख लेते हैं। फिर लिखेंगे दोस्तों माना इसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में रखा गया है। ये दोस्तों कैसा चुंबकीय क्षेत्र? एक समान चुंबकीय क्षेत्र, ये बदलता नहीं है। तो लिखेंगे दोस्तों माना इसे एक समान
एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया, जहां बी के साथ चुंबक जो है वो थीटा कोण बनाता है। दोस्तों देख लेते हैं किसका बनाता है, थीटा कोण बनाता है बी के साथ में। इस तरीके से जब है तो लिखेंगे जहां चुंबकीय क्षेत्र बी के साथ चुंबक थीटा कोण बनाता है, चुंबक थीटा कोण बनाता है। दोस्तों चुंबक क्या करता है, थीटा कोण बनाता है। तो आइए देख लेते हैं जो चुंबकीय आघूर्ण है उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी। दोस्तों चुंबकीय आघूर्ण को कैपिटल एम से लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, जैसे दोस्तों उसमें पी से प्रदर्शित करते थे, इसमें कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो एम बराबर क्या होता है, किसी एक ध्रुव की शक्ति तो स्मॉल एम, और संपूर्ण द्विध्रुव की लंबाई क्या है 2l। तो जब गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 की जगह 2 आ जाएगा, और दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा ml। तो कैपिटल एम का दोस्तों ये मान आ गया, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब प्रत्येक ध्रुव पर बल निकालेंगे। दोस्तों क्या लिखेंगे, प्रत्येक ध्रुव पर बल, क्या लिखेंगे, प्रत्येक ध्रुव पर बल। तो दोस्तों प्रत्येक ध्रुव पर बल क्या आया है निकलकर, mb। क्या आया है निकलकर, mb आया है। तो n व s इस बल को b के अनुदिश विपरीत अनुभव करते हैं। कैसा अनुभव करते हैं, विपरीत अनुभव करते हैं। तो आइए देख लेते हैं। अब क्या है दोस्तों, लगने वाला बल आघूर्ण यानी दोनों के बीच में क्या लगेगा, दोनों के बीच में बल आघूर्ण कार्य करेगा। तो लिखेंगे यह दो समान, क्या लिखेंगे, यह दो समान समांतर एवं विपरीत बल, समांतर एवं विपरीत बल एक बल आघूर्ण, विपरीत बल आघूर्ण टाउ बनाते हैं, बल आघूर्ण टाउ बनाते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। अब टाउ बराबर क्या आ जाएगा, यानी बल आघूर्ण का फार्मूला क्या आ जाएगा, तो बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, दोनों में से कोई एक बल, यानी दोनों सिरों में से कोई एक बल। तो क्या लिखेंगे, दोनों में से एक बल गुणे बल रेखाओं के बीच अभिलंब की दूरी, बल रेखाओं के बीच अभिलंब की दूरी, अभिलंब की दूरी। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं अब किस तरीके से डेरिवेशन बनेगा। तो बल आघूर्ण को कैसे लिखते हैं, टाउ से लिखते हैं। तो क्या आ जाएगा, टाउ बराबर दोनों में से कोई एक बल लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, mb आ जाएगा दोस्तों, इनटू अब बल रेखाओं के बीच की क्रिया दूरी। दोस्तों तो क्रिया दूरी क्या दी गई है, kn दिया गया। देख लेते हैं यहाँ पर दोनों के बीच में ये n है और ये k है। जब ऐसे लांबिक दूरी है, लंब डाला गया तो kn हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों kn, दोनों के बीच की दूरी क्या है, kn। अब दोस्तों आइए देख लेते हैं। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज NKS में, समकोण त्रिभुज NKS में। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों NKS में क्या आ जाएगा। तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर, क्या लिखेंगे दोस्तों, साइन थीटा बराबर। तो साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है दोस्तों, लंब बटे कर्ण। तो आइए लंब देख लेते हैं, लंब क्या दिया गया है, लंब दिया गया है kn। तो क्या आ जाएगा, लंब kn अपॉन में कर्ण दिया गया है 2l, यानी sn दिया गया है तो यहाँ पर आ जाएगा 2l, और यहाँ दिया गया दोस्तों साइन थीटा। तो जब kn का मान निकालेंगे तो kn का मान क्या आ जाएगा,
दोस्तों के एन का मान आ जाएगा 2l साइन थीटा। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो दोस्तों यहाँ पर आ गया समीकरण नंबर 2 के एन साइन थीटा। अब इस वाले के एन का मान दोस्तों इस वाले फार्मूले में रख देते हैं, यानी टाउ के मान में रख देते हैं। तो लिखेंगे के एन का मान टाउ के पदों में रखने पर, तो लिखेंगे के एन का मान टाउ के समीकरण में रखने पर, टाउ के समीकरण में रखने पर तो आइए दोस्तों समीकरण में रख देते हैं। तो क्या दिया गया है टाउ बराबर एम बी इंटू के एन दिया गया। तो के एन का मान दोस्तों क्या है 2l साइन थीटा। अब इन्हें आपस में मिला देते हैं दोस्तों, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एम बी 2l साइन थीटा। अब यहाँ पर इन्हें एक साथ थोड़ा मैनेज कर लेंगे दोस्तों। तो मैनेज करने पर क्या आएगा, b यहाँ पर आ जाएगा। तो b आगे लिख लेते हैं, उसके बाद में इंटू लगा क्या लिख लेते हैं 2ml साइन थीटा। और दोस्तों हम लोग जानते हैं कि कैपिटल M बराबर क्या होता है, स्मॉल का 2ml होता है। तो इसकी जगह में क्या रख लेंगे, कैपिटल वाला M रख लेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा टाउ बराबर, यहाँ पर कैपिटल M आ जाएगा तो आ जाएगा कैपिटल M इंटू कैपिटल B साइन थीटा। तो दोस्तों आंसर क्या आ जाएगा, टाउ बराबर MB साइन थीटा। क्या आ जाएगा निकल के दोस्तों, टाउ बराबर MB साइन थीटा। तो इस तरीके से बंद कर देंगे। तो ये दोस्तों इक्वेशन प्राप्त हो गया, टाउ बराबर MB साइन थीटा। अब इसे सदिश रूप में लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, सदिश रूप में। तो सदिश रूप में रखने पर क्या आ जाएगा दोस्तों, तो जब इसे सदिश रूप में लिखेंगे तो आ जाएगा टाउ बराबर M इंटू बी। साइन थीटा का जो है वो लोप हो जाता है, साइन थीटा कैंसिल कर देते हैं। तो टाउ बराबर आ जाएगा M इंटू बी, यानी यहाँ पर क्रॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, इंटू लग जाएगा, इंटू बी। इस तरीके से आ जाएगा दोस्तों M गुणे बी की तरीके से। तो हमने दोस्तों देख लिया एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे क्षण चुंबक पर लगने वाला बल आघूर्ण। अब आइए दोस्तों देखते हैं अगला टॉपिक। आइए दोस्तों देख लेते हैं चुंबकीय पदार्थों की श्रेणियां। तो आइए देख लेते हैं पहली श्रेणी क्या होती है चुंबकीय पदार्थ की। दोस्तों पहली श्रेणी होती है लौह चुंबकीय पदार्थ। क्या लिख लेते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थों की श्रेणियों में दोस्तों नंबर 1 पर आता है लौह चुंबकीय पदार्थ। तो आइए देख लेते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं और किस तरीके के इनके गुणधर्म होते हैं। तो दोस्तों क्या होते हैं ये वे चुंबकीय पदार्थ हैं, ये वे चुंबकीय पदार्थ हैं, ये वे चुंबकीय पदार्थ हैं, जो ये वे चुंबकीय पदार्थ हैं जो चुंबकन क्षेत्र में, जो चुंबकन क्षेत्र में, जो चुंबकन क्षेत्र में जाने पर, चुंबकन क्षेत्र में जाने पर चुंबकन क्षेत्र की दिशा में, चुंबकन क्षेत्र की दिशा में, क्षेत्र की दिशा में प्रबल चुंबकत्व प्राप्त करते हैं, प्रबल चुंबकत्व प्राप्त करते हैं, प्रबल चुंबकत्व प्राप्त करते हैं। अब इनके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं दोस्तों, जैसे कौन कौन से होते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ में कौन कौन से आते हैं, जैसे निकिल होता है दोस्तों। क्या होता है, निकिल। इसे कैसे लिखते हैं, Na से, निकिल। उसका दोस्तों होता है कोबाल्ट, कोबाल्ट। इसे दोस्तों कैसे लिखते हैं, CO से लिखते हैं। फिर होता है दोस्तों आयरन, आयरन। इसे कैसे लिखते हैं दोस्तों, इसे Fe से लिखते हैं, आयरन को Fe से लिखते हैं।
ये सब क्या होते हैं? ये सब होते हैं दोस्तों लौह चुंबकीय पदार्थ। क्या होता है दोस्तों? लौह चुंबकीय पदार्थ। ये लौह चुंबकीय लौह लौह चुंबकीय पदार्थ हैं दोस्तों। क्या है? ये सब लौह चुंबकीय पदार्थ हैं। इनका गुण क्या कहलाता है? इनका गुण कहलाता है लौह चुंबकत्व। क्या कहलाता है दोस्तों? इन पदार्थों का गुण, इन पदार्थों का इन पदार्थों का गुण लौह चुंबकत्व कहलाता है। लौह चुंबकत्व कहलाता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगली हेडिंग, यानी अगला कौन सी श्रेणी है। पहला तो है दोस्तों लौह चुंबकत्व, दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरा है दोस्तों प्रतिचुंबकीय पदार्थ। दूसरा कौन सा है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन कौन से होते हैं। ये था लौह चुंबकीय पदार्थ। अब देख लेते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ किस तरीके से उनकी डेफिनेशन होती है, कैसे उन्हें जस्टिफाई करते हैं दोस्तों। तो ये वो पदार्थ होते हैं, प्रतिचुंबकीय में क्या होते हैं? ये वो पदार्थ हैं, ये वो पदार्थ हैं, ये वो पदार्थ हैं जो रखे जाने पर वह क्षेत्र की विपरीत दिशा में, यानी चुंबकीय क्षेत्र में जैसे रखेंगे तो क्या है? वह जाने पर वह क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्षेत्र के विपरीत दिशा में प्रबल चुंबकत्व प्राप्त। दोस्तों क्षेत्र के विपरीत दिशा में बहुत कम चुंबकत्व प्राप्त करते हैं। दिशा में बहुत कम चुंबकत्व प्राप्त करते हैं। क्या दोस्तों? बहुत कम चुंबकत्व प्राप्त करते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं या कहे जाते हैं। अब देख लेते हैं जैसे कौन कौन से होते हैं दोस्तों इसमें। जैसे होता है दोस्तों विस्मित। क्या होता है? विस्मित। और इसे कैसे लिखते हैं दोस्तों? इसे लिखते हैं BI से। विस्मित हो गया। उसके बाद दोस्तों क्या होता है? चांदी होता है। चांदी यानी AG हो गया। उसके बाद में सोना होता है। सोना को AU से लिखते हैं दोस्तों। उसके बाद हाइड्रोजन होता है। तो हाइड्रोजन को H2 से लिखते हैं। उसके बाद दोस्तों नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन को N2 से लिखते हैं। जस्ता होता है दोस्तों, जस्ता। इसे जिंक यानी Zn लिखते हैं दोस्तों, Zn। नमक होता है, इसे NaCl यानी सोडियम क्लोराइड लिखते हैं। तांबा होता है दोस्तों, तथा तांबा, और तांबा को दोस्तों क्या लिखते हैं? Cu लिखते हैं।
तो इस तरीके से ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं। कौन कौन से, बिस्मिथ होता है, चांदी होता है, सोना होता है, हाइड्रोजन होता है। दोस्तों इनकी खासियत क्या होती है, इनका गुण क्या होता है, ये वो पदार्थ होते हैं जो किसी भी चुंबकीय क्षेत्र के ध्रुव के पास रखे जाते हैं तो दोस्तों बहुत कम चुंबकत्व प्राप्त करते हैं और उनके प्रति कैसा होता है, प्रतिकर्षी बल होता है, यानी प्रतिकर्षित होते हैं, दूर हटते हैं, उनके पास में आकर्षित नहीं होते हैं। ये सदैव कैसे होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं, तो इस वजह से प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहे जाते हैं। अब आइए दोस्तों अगली श्रेणी देख लेते हैं और इसकी अंतिम श्रेणी क्या है। तो दोस्तों अंतिम श्रेणी है अनुचुंबकीय पदार्थ। तो हेडिंग डाल लेते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। क्या हेडिंग डालेंगे दोस्तों, अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ। आइए देख लेते हैं दोस्तों किस तरीके से अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, लिखेंगे। ये वो पदार्थ हैं, ये वो पदार्थ हैं, ये वो पदार्थ हैं जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में, जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में, जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में, जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, रखने पर चुंबकन क्षेत्र की दिशा में, चुंबकन क्षेत्र की दिशा में, क्षेत्र की दिशा में लघु चुंबकत्व प्राप्त करते हैं, लघु चुंबकत्व प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, लघु चुंबकत्व प्राप्त करते हैं, यानी सूक्ष्म जो है वो एक दूसरे पर आकर्षित होते हैं दोस्तों। तो क्या होते हैं, ये अनुचुंबकीय पदार्थ कहे जाते हैं दोस्तों। तो अनुचुंबकीय पदार्थ में क्या होता है, लघु चुंबकत्व होता है दोस्तों इनमें, और इन पदार्थों के इस गुण को क्या कहते हैं दोस्तों, अनुचुंबकत्व कहते हैं। तो लिखेंगे इन पदार्थों के, इन पदार्थों के इस गुण को, इस गुण को अनुचुंबकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अनुचुंबकत्व कहते हैं। अब इसमें भी देख लेते हैं, जैसे भाई, इसमें भी जैसे क्या है, कौन कौन से अनुचुंबकत्व की श्रेणी में आते हैं। तो दोस्तों क्या आता है, प्लेटिनम आता है, और इसे कैसे लिखते हैं दोस्तों, इसे पीटी से लिखते हैं, प्लेटिनम। उसका दोस्तों एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम को दोस्तों कैसे लिखते हैं, एल से लिखते हैं, ए एल से। उसके बाद में सोडियम होता है फ्रेंड्स, सोडियम तो सब लोग जानते होंगे कैसे होता है, एन ए से होता है। उसके बाद में ऑक्सीजन होता है फ्रेंड्स, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को O2 से लिखते हैं। उसके बाद कैल्शियम होता है, क्या होता है, कैल्शियम, और कैल्शियम को Ca से लिखते हैं। तो इस तरीके से जो ये पदार्थ होते हैं दोस्तों, ये कौन से पदार्थ होते हैं, ये अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अब आइए फ्रेंड्स अगला पॉइंट देख लेते हैं, बहुत ही छोटा टॉपिक। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला टॉपिक। दोस्तों अगला टॉपिक दिया गया चुंबकीय द्विध्रुव। क्या लिखेंगे, चुंबकीय द्विध्रुव। तो आइए दोस्तों समझ लेते हैं चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है और ये किस तरीके से व्यवहार करता है। तो दोस्तों क्या करते हैं, माना एक वृत्तीय धारा चालित कुंडली लेते हैं जिसमें I धारा वामावर्त दिशा में प्रवाहित होती है। इस तरीके से हमें एक कुंडली लेते हैं तो यह एक M चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। तो दोस्तों चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इसे M से लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, एक वृत्तीय धारा, एक वृत्तीय धारा चालित
कुंडली लेते हैं, कुंडली लेते हैं, जिस पर I धारा, जिस पर I धारा प्रवाहित हो रही है, जिस पर दोस्तों क्या है, I धारा प्रवाहित हो रही है। तो दोस्तों क्या लिखेंगे नंबर 1 में, पहली कंडीशन में, जो लूप में धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है, जो लूप में धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं, अनुक्रमानुपाती लिख देते हैं। तो चुंबकीय आघूर्ण क्या है, m है, और ये किसके अनुक्रमानुपाती है, बहने वाली धारा के, और इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर देख लेते हैं दोस्तों, धारा लूप ए के यानी जो लूप का क्षेत्रफल है उसके भी अनुक्रमानुपाती होता है। तो लिखेंगे लूप के क्षेत्रफल के, लूप के क्षेत्रफल के भी अनुक्रमानुपाती होता है, क्षेत्रफल के भी अनुक्रमानुपाती होता है। तो दोस्तों अब यहाँ पर देख लेते हैं लूप क्या है। तो लूप दोस्तों कोई भी एक धारा चालित कुंडली है, तो लिख लेंगे। तो m अनुक्रमानुपाती धारा चालित कुंडली का क्षेत्रफल a है, और इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर दूसरा। अब दोस्तों ये देख लेते हैं समीकरण 1 व 2 से। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं समीकरण 1 व 2 से। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, दोनों समीकरण रख देते हैं। तो क्या लिखेंगे, m अनुक्रमानुपाती, पहले I दिया गया दोस्तों, उसके बाद में a दिया गया है, तो IA। फिर क्या करते हैं, ये चिन्ह हटाएंगे तो कोई ना कोई नियतांक रखेंगे। तो क्या आ जाएगा, m इक्वल टू KIA। दोस्तों ये बन जाएगा द्विध्रुव आघूर्ण, लिखेंगे जहां K एक नियतांक है, जहां K एक नियतांक है, इसका मान K बराबर 1 होता है। तो आइए इसका मान रख देते हैं दोस्तों। तो K की जगह 1 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा फार्मूला, यानी m बराबर आ जाएगा I इंटू ए। तो इस तरीके से ये धारा चालित कुंडली का द्विध्रुव आघूर्ण हमें प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर K का मान 1 आ जाता है दोस्तों। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि m को एम्पियर स्क्वायर में मापते हैं, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे, m को एम्पियर मीटर स्क्वायर में मापते हैं, इसका मात्रक क्या होगा दोस्तों, क्योंकि धारा दी गई है I, तो I का क्या होता है एम्पियर, और दिया गया क्षेत्रफल का क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो m को एम्पियर मीटर स्क्वायर में मापते हैं या चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल M का मात्रक क्या होता है दोस्तों, एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। तो मात्रक क्या होता था दोस्तों, एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से दोस्तों हमने आज पहले चैप्टर में यानी 5वें चैप्टर में दोस्तों 12th क्लास की फिजिक्स 5वां चैप्टर यानी
चुंबकत्व एवं द्रव्य दोस्तों पढ़ रहे थे। इसमें से लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं और अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों हमने तीनों जो पदार्थों की श्रेणियां होती हैं दोस्तों वो पढ़ ली। दोस्तों ये जो तीनों जो पॉइंट हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ और अनुचुंबकीय पदार्थ, दोस्तों ये अभी पिछली बार यानी 2024 के एग्जाम में इनमें से प्रतिचुंबकीय पदार्थ पूछा गया था। दोस्तों तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कोई अगली बार भी आ जाए। तो दोस्तों इनको आप लोग बहुत ही अच्छे से देखें और अच्छे से समझ लें और साथ में नोट भी बना लें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक लेकर। जब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और दोस्तों आप लोग नोट बनाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों थैंक्स।